Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCL एग्जाम 2021 के लिए जो आपका जनरल साइंस का सेक्शन है और इसमें से आपके टोटल 24 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट। अगर मैं आपसे बात करूं तो 24 क्वेश्चंस आने हैं आपके HIRT यानी हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL से, फिर 24 क्वेश्चंस आने हैं आपके मैथ्स से, फिर 24 ये आपकी जीएस से आने हैं। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों सेक्शन को ही देखोगे ना तो 72 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आने हैं, जिसमें से HIRT मैंने करा रखा है और भी एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा इसके ऊपर, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। इसके ऊपर आप ये लगा लो अभी जितना भी आपको टेंशन आ रही है ना, थोड़े बहुत फैक्ट बच रहे हैं या फिर जो भी है करंट अफेयर हो गया, ये सब का सब करा दूंगा बाकी। ठीक है, तो इसमें तो हमें 24 का 24 टारगेट करना ही है। जीएस में भी आपको 24 टारगेट करना है। बचा हुआ मैथ में आपको मैथ में बता भी रहा हूँ क्या क्या करना है, और कुछ आपको मैं ट्रिक वगैरह के सेशंस भी कराऊंगा, डोंट वरी, तो वो भी आपका हो जाएगा। अगर आप इन तीनों में ही स्कोर कर लेते हो ना तो 72 मार्क्स, इसमें से अगर आप 70 मार्क्स स्कोर कर लेते हो और बाकी के बचे हुए आपके जो 12-12 नंबर वाला 12-12 नंबर वाली चीजें हैं, जिसमें आपका जीके भी हो जाता है। देखो, जिसमें आपका जीके हो गया, कस्टमर रिलेशन हो गया, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग हो गया, फिर इसमें आपका रीजनिंग भी हो गया, तो यहाँ से भी आप अच्छा खासी स्कोर कर सकते हो। जीके आपको करनी है, इसकी क्लासेस भी चल रही हैं कॉन्टिन्यूसली, है ना। फिर आपका रीजनिंग तो आई थिंक सबको आती होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके ऊपर मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो भी बना दूंगा। कस्टमर रिलेशन हम इतना ज्यादा डीप कर ही रहे हैं, तो ये सब मिला करके क्या आप आराम से 100 तक स्कोर करके नहीं आ सकते हो, है ना। बड़े आराम से कर सकते हो। बाकी इकोनॉमी एंड मार्केटिंग बचा, उसमें भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो 100+ स्कोर करना इतना ज्यादा इजी नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। ठीक है ना, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैंने आपसे क्या बोला, रगड़ना पड़ेगा भाई 100+ तक जाने के लिए। लेकिन अचीवेबल है, ऐसा नहीं है कि आप इसे अचीव ना कर पाओ, क्योंकि आपको जनरल साइंस मैंने जो भी पढ़ाया बेस्ट पढ़ाया है, HIRT पूरा बेस्ट मैंने ही पढ़ा दिया, CR मैंने आपको जितना पढ़ाया है ना, अभी और भी इसमें काफी क्लासेस आएंगी, ये पूरा पढ़ने के बाद में आपका क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर आप सारी चीजें समझते जा रहे हो। मैंने हमेशा बोला कस्टमर रिलेशन में मेरा एक एक वर्ड ध्यान से सुनो। आपको मैंने टेस्ट में भी करके दिखाया, मेरा आप अगर एक एक शब्द ध्यान से सुनते हो, सारी चीजें क्लियर करके जाते हो, आपका कस्टमर रिलेशन का बड़े आराम से आप इसमें 90% के ऊपर स्कोर करके आओगे, ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बातें हो गई। और इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप ये चीजें भी करके जाते हो ना, अगर लेटेस्ट से अपना ये जो ये HIRT मैथ और जीएस करके आगे 72, इसके साथ में अगर आप इन सब में से चलो, अगर आप सपोज करो अराउंड 18 मार्क्स भी स्कोर कर रहे हो, तो टोटल 90 बन रहा है। ठीक है, जो कि कट ऑफ के अराउंड बनेगा इस बार की, तो हो जाएगा आराम से। लेकिन आपको उसके लिए कॉन्टिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलो खैर, हम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कर रहे थे पीरियोडिक टेबल के। क्लास नंबर आपकी 20 है। इससे पहले अगर आपने 1 to 19 क्लासेस नहीं करी हैं वो कर लेना। मैंने आपको 7 सेट कराए हैं RRB जेई वाले, वो अच्छे से सॉल्व कर लेना। और देखो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, आपके एक मेटल बचा है बेसिकली, बस जो आपका पीबी है यानी कि लेड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जो बच्चों को ये लग रहा है ना कि सर हम केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो डियर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, ये तो हम बस वो पढ़ रहे हैं, कंपाइलेशन है जो आपका रेलवे पूछ चुका है अभी तक। ठीक है, अलग अलग मेटल से अलग अलग क्वेश्चंस जो कि रेलवे में आ चुके हैं। अगर आपको पता हो तो जनरल साइंस सबसे तगड़ी रेलवे में ही पूछी जाती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, एसएससी तो कुछ पूछता ही नहीं है खास। ठीक है, अब तो एसएससी ने पूछना भी बंद कर दिया। ठीक है, उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछता है वो बस। बाकी जनरल साइंस सबसे अच्छी रेलवे में पूछी जाती है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी रेलवे में आते हैं, लेकिन आई थिंक आपके DFCCIL में तो नहीं आएंगे न्यूमेरिकल वगैरह। जो भी होगा देखेंगे फिजिक्स में, डोंट वरी। और अगर मैं आपसे DFCCIL के पेपर की बात करूं तो इसमें 2016 का जो पेपर हुआ, इसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस ज्यादा थे। फिर आपका 2018 का पेपर हुआ, इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस ज्यादा थे। अब देखो, 21 वाले पेपर में किससे क्वेश्चंस ज्यादा होंगे आप कह नहीं सकते। ठीक है, तो आपको फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तीनों ही अच्छे वेटेज में लेके चलना है। उसने पेपर में ये कहीं नहीं बोला कि वो फिजिक्स से पूछेगा क्वेश्चन, बायोलॉजी से पूछेगा। वो आपका जनरल साइंस से पूछेगा। जनरल साइंस का मतलब होता है आपको सारी चीजें आनी चाहिए, बात मेरी समझ रहे हो। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए तो मैं आपको इतना डिटेल में सारे क्वेश्चंस जो आ चुके हैं या फिर जो एक्सपेक्टेड है सब करा रहा हूँ, है ना। तो समझो इस चीज को। और दूसरी बात क्या है आपका, यहाँ पे जनरल साइंस में इन्वायरमेंट भी आ जाता है। अगर आपने 2018 का पेपर देखा हो तो उसमें इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चंस मैं सोच रहा हूँ आपको कवर करवा दूं, तो इसलिए ध्यान से बिल्कुल पढ़ना है। जो जो बता रहा हूँ ना उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ चुके हैं, तो दोबारा आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। चलो, अब हम यहाँ पर लेड पढ़ रहे थे, थोड़ी सी मैंने आपको बातें कर ली यहाँ पे, 2 मिनट। चलिए लेड की बात करते हैं। तो यहाँ पे लेड का, यहाँ पे आप बताओ सिंबल क्या होता है, पीबी होता है। इसका केमिकल एटॉमिक नंबर
82 होता है, वैसे पूछा तो नहीं गया आज तक, और एटॉमिक वेट 207 होता है, नहीं पूछा गया इसका, तो अगर याद ना हो तो मत करो, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अगर मैं इसकी ओर्स की बात करूं, ओर्स याद रखना, इसकी ओर पूछी जा चुकी है। आपकी जो लेड है इसकी एक सबसे जो इंपॉर्टेंट ओर है वो होती है गैलेना, ठीक है, क्या होती है, गैलेना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आया है, इसका फॉर्मूला होता है पीबीएस, फॉर्मूला भी याद रखना, ठीक है। फिर दूसरी ओर होती है इसकी सैरीसाइट, ठीक है, क्या होती है, सैरीसाइट। सैरीसाइट में जो है इसमें PbCO3 होता है, ठीक है। और फिर इसकी लास्ट ओर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एंगल साइट, ठीक है, क्या है, एंगल साइट या फिर एंजल साइट ऐसे करके बोलते हैं इसको। और इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाता है PbSO4, ठीक है, क्या हो जाता है, PbSO4। समझ में आया, और सी वाली आप नोट डाउन कर लो, याद रखना। देन हम यहाँ पे आते हैं इसके ऊपर। तो इसकी एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक कंपाउंड होता है जिसे प्लम्बेट बोला जाता है। जैसे अगर आप पीबी की रिएक्शन कराओगे डाइल्यूट HNO3 के साथ में, ठीक है, क्या है, डाइल्यूट HNO3 है, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है यहाँ पे प्लम्बेट, ठीक है, क्या मिल जाता है, प्लम्बेट, और साथ में H2 गैस भी मिल जाती है। प्लम्बेट क्या होता है ये अच्छे से देख लेना, Na2PbO2 होता है, ठीक है, क्या होता है, ये प्लम्बेट होता है। बाकी तो इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है। इसके जो एलॉयज हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है आपके एलॉयज, एलॉयज ऑफ लेड, ठीक है। तो देखो एलॉयज क्या क्या होते हैं, एक होता है प्यूटर, ठीक है, क्या एलॉय होता है, प्यूटर। प्यूटर में आपका SN रहता है और PB रहता है। चलो मुझे SN के बारे में बताओ, इसका क्या पूरा नाम है, क्या इसका एटॉमिक नंबर है, चलो फटाफट से कमेंट करो। देन आपका आ जाता है सोल्डर, ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाता है सोल्डर। सोल्डर में आपका SN भी होता है और PB भी होता है, लेकिन होता क्या है ना, आपका जो प्यूटर है इसमें 50% से लेके 70% का SN होता है, और PB होता है इसमें आपका अराउंड कितना हो जाएगा, 50% से लेकर के 30% का होता है, ठीक है। अगर ये 50 है तो ये 50, ये 70 है तो ये 30। बाकी अगर हम सोल्डर की बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है सोल्डर के बारे में, तो इसमें 75% SN होता है, PB होता है 25%। तो प्यूटर में जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन सोल्डर में जो अमाउंट है वो फिक्स रहता है, यानी कि 3:1 का रेशियो रहता है बेसिकली। क्लियर है, बोलो हाँ। चलो फिर आपका आता है एक टाइप ऑफ मेटल करके, ठीक है, क्या होता है, टाइप ऑफ मेटल। तो यहाँ पर क्या होता है, PB 75% होता है, फिर आपका SB 20% होता है। चलो SB के बारे में भी बताओ मुझे, SB क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आपका इसमें SN होता है 6%। बाकी बस ये पूछा गया अभी तक इस क्वेश्चन आपका इसके अलॉय से सोल्डर, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि आपका जो वाटर सप्लाई होती है ना, क्या होती है, वाटर सप्लाई, उसमें हम जो लेड के पाइप होते हैं उसका यूज नहीं करते, ठीक है, वाटर सप्लाई के लिए। तो याद रखना क्यों नहीं करते, क्योंकि जो आपका लेड है वो वाटर के साथ मिलके यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस बना लेता है, क्या बना लेता है, टॉक्सिक सब्सटेंस बना लेता है, इसलिए हम वाटर सप्लाई में कभी भी लेड के पाइप का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलो इसके कंपाउंड थोड़े से इंपॉर्टेंट है, उनके कॉमन नाम पूछे गए अक्सर। आज मैं आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में एक चीज दिखाऊंगा, तो पहले यहाँ पे आते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे लिथार्ज की, ठीक है, लिथार्ज, लिथार्ज जो है कॉमन नाम किसका होता है, ये होता है लेड ऑक्साइड का कॉमन नाम, और इसका फॉर्मूला क्या है, PbO है, ठीक है ना, क्या होता है इसका नाम, PbO होता है। और लिथार्ज का जो यूज करते हैं ना हम बैटरी वगैरह के स्टोरेज में करते हैं, ठीक है। बाकी ये नाम पूछा जा चुका है, लिथार्ज किसका कॉमन नेम है, क्लियर है। चलिए नंबर 2 का जो इसका कंपाउंड है उसको बोला जाता है देखो क्या बोला जाता है, मिनियम बोला जाता है, या फिर इसका एक कॉमन नाम सिंथूर भी है, ठीक है, क्या है, सिंथूर। क्या होता है ये आपका, इसका केमिकल नाम की बात करें तो ये आपका PB3O4 होता है, ठीक है, क्या होता है, PB3O4। और इसको ट्राई प्लम्बिंग टेट्रा ऑक्साइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राई प्लम्बिक, ट्राई प्लम्बिक। फिर आपका हो जाता है टेट्रा ऑक्साइड। टेट्रा क्यों लगाया, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम है, तो टेट्रा और ओ से हो गया ऑक्साइड, यहाँ पे ट्राई है, और पीबी को हम प्लम्बिक भी बोलते हैं, प्लम करके बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका केमिकल नाम, और इसको एक नाम से और जाना जाता है, रेड लेड, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, रेड लेड भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जाता है, मिनिमम बोल दो, या फिर आपका सिंथूर बोल दो, या फिर आप क्या बोल दो, रेड लेड बोल दो, ठीक है ना। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या, चलिए बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं, एक और आपका होता है, देखो थर्ड नंबर पे एक और आपका होता है, इसे बोला जाता है इनऑर्गेनिक शुगर। इनऑर्गेनिक शुगर क्या होता है भाई, इनऑर्गेनिक शुगर बोला जाता है, या फिर इसको बोलते हैं शुगर ऑफ लेड, ठीक है, क्या बोलते हैं, शुगर ऑफ लेड। किसको बोलते हैं भाई, ये बोलते हैं हम लेड एसीटेट को। किसे बोला जाता है, लेड एसीटेट को बोला जाता है।
इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Pb, देन होता है यहाँ पे CH3COO का होल ट्वाइस, ठीक है ना, ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। थोड़े से इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। बाकी रेड लेड आपने देखा, अब हम देखेंगे यहाँ पे व्हाइट लेड किसको बोलते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है ये आपका व्हाइट लेड, तो व्हाइट लेड बोला जाता है PbCO3 को, यानी कि लेड कार्बोनेट को, ठीक है। क्या हो जाता है ये आपका लेड कार्बोनेट हो जाता है। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, इसको आप अगर एक दो बार ना इसको पढ़ लोगे तो आपके माइंड में थोड़ा सा क्लैरिफाइड रहेगा, अगर ऑप्शंस में आएगा तो फटाफट से आप टिक कर पाओगे, है ना। फिर आपका एक होता है टेट्रा एथिल लेड, ठीक है ना। एक ना क्या होता है, आपके कुछ एंटी नॉकिंग एजेंट्स होते हैं, जिनको नहीं पता तो देखो क्या होते हैं आपके एंटी नॉकिंग एजेंट्स, एंटी नॉकिंग एजेंट्स होते हैं। और इनका जो है पेट्रोल कंटेनिंग टीएल में इसका यूज किया जाता है वैसे। तो एक काम करो आप लोग, बस इस वर्ड को याद रख लो, एंटी नॉकिंग एजेंट होते हैं कुछ, जिसका एक एग्जांपल है आपका टेट्रा एथिलीन, थोड़ा सा नीचे आता हूँ, टेट्रा एथिल लीड, ठीक है ना। क्या है, टेट्रा एथिल लेड जो है ये आपका एग्जाम्पल है एक एंटी नॉकिंग एजेंट का। तो याद रखना, अगर आपसे कभी पूछा जाए टेट्रा एथिल लेड क्या है, तो ये आपका एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। थोड़ा सा माइंड में ही रखना, बाकी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। अगले पे आ रहे हैं, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। तो ये आपका पूरा सिस्टम हो गया खत्म यहाँ पे पीबी का, ठीक है। लेड से इतने ही क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं आपके जो भी इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, ठीक है। मेटल खत्म। और अब यहाँ पर थोड़ी सी चीजें नोट डाउन करो, जैसे कुछ कुछ मेटल हैं, जैसे आपका यूरेनियम हो गया, तो यूरेनियम से दो चार क्वेश्चन बनते हैं, फटाफट से नोट डाउन करो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, लिखो। अगर आपसे पूछा जाए यूरेनियम की डिस्कवरी किसने की, यूरेनियम को डिस्कवर किसने किया, तो बताओ भाई फटाफट से क्या बोलोगे। तो इसे डिस्कवर किया था एच क्लैपरोथ ने, ठीक है। एच क्लैपरोथ ने जो है आपका यूरेनियम को डिस्कवर किया। अब यूरेनियम कैसा होता है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर भी पूछा जाता है, नोट डाउन करो। चलो ये होता है 92, क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर। और इसका जो मास नंबर होता है ना यूरेनियम का, वो होता है 238। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं यूरेनियम से, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करना। और अब देखो इसे जो है आपका निकाल, इसकी जो ओर होती है यूरेनियम की, उसे बोलते हैं पिच ब्लेंड ओर, ठीक है। क्या बोलते हैं, पिच ब्लेंड ओर। केमिकल फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, बस ओर का नाम ध्यान में रखना अच्छे से, क्लियर है। अच्छा, अगर इसकी पोजीशन की बात करूं तो ये 7th पीरियड में पड़ता है, 7th पीरियड में, और ग्रुप है इसका 3rd, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और इसमें से आपका क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके ना कितने आइसोटोप होते हैं, ये ना आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं इसके, ठीक है ना। क्या कितने होते हैं भाई, तो ये जो है आपके 6 आइसोटोप होते हैं रेडियो एक्टिव। और कौन कौन से होते हैं, तो आपका U238, ठीक है, U238 से लेकर के आप ले जाओ U232 से लेकर के U238 तक, समझ रहे हो, यानी कि एक मास नंबर होता है 232। जैसे मैंने आपको क्या बताया, इसका मास कितना है, 238 है। तो जब आपका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर चेंज होता है, तो वो आइसोटोप होते हैं। एक होता है इसी प्रकार से आपका 232, फिर एक हो जाएगा 233, फिर एक हो जाएगा 234, फिर एक 235 हो जाएगा, फिर एक 236, फिर एक 237। और इस तरीके से आपके कितने हो जाते हैं, टोटल 6 हो जाते हैं ये, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि आपका जो एटॉमिक रिएक्टर होता है, एटॉमिक रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर जो होता है उसमें एज अ न्यूक्लियर फ्यूल, एज अ न्यूक्लियर फ्यूल, सॉरी एज अ न्यूक्लियर फ्यूल जो है, हम क्या लिख रहा हूं मैं, एज अ न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कौन से मेटल का यूज करते हैं या फिर कौन से आइसोटोप का यूज करते हैं, यूरेनियम के। तो याद रखना U235 का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। इवन एसएससी में, रेलवे में भर भर के पूछा गया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, तो आपका U235 का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है ना। चलो ये चीज हो गई। और बस इससे आपके इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। एक चीज और, यूरेनियम को एक और नाम दिया गया है, इसे क्या बोला जाता है, मेटल ऑफ होप, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, मेटल ऑफ होप बोला जाता है, क्योंकि इसका यूज जो है ना, हम एक पावर जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा इसका यूज कर सकते हैं। क्या इसमें कौन सी रिएक्शन की जाती है, मैंने आपको एक बार एक रिएक्शंस बताई थी, क्या होती है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो ये जो आपका यूरेनियम 235 है, इससे फ्यूजन होता है और काफी सारी एनर्जी हम बना सकते हैं, या फिर ऐसे हम बॉम्ब भी बना सकते हैं। तो यही बात है कि इसको क्या बोला जाता है, मेटल ऑफ होप बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, और न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन अगर हम इसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में करेंगे तो सबसे बढ़िया है, ठीक है ना। चलो
चलो अब आते हैं यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्लैटिनम से। क्या क्वेश्चन आता है भाई प्लैटिनम से? देखो, बात कर रहे हैं प्लैटिनम की। प्लैटिनम से एक क्वेश्चन बनता है कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसको ना व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड। तो याद रखना, व्हाइट गोल्ड किसको बोला जाता है? प्लैटिनम को बोला जाता है। और इसको एडम्स कैटलिस्ट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको? एडम्स कैटलिस्ट भी हम इसको बोल रहे होते हैं। और बाकी इससे आपको और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? प्लैटिनम हो गया। और ये एक नोबल मेटल है, ठीक है। क्या है ये आपका? नोबल मेटल, यानी कि किसी से रिएक्ट नहीं करता। चाहे आप इसे एसिड में डाल दो, चाहे एयर में डाल दो, बढ़िया अपना आराम से जो है आइनर्ट रहता है, यानी किसी से रिएक्ट नहीं करता। याद रखना, प्लैटिनम कैसा है? नोबल मेटल है। चलिए, फिर आपका इसका एटॉमिक नंबर याद कर लो, 78 होता है। मास नंबर इसका 195 होता है, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपका प्लैटिनम से बेसिकली, कि इसका दूसरा नाम क्या है। क्लियर है? चलो अब आते हैं प्लूटोनियम। प्लूटोनियम से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, प्लूटोनियम लास्ट वाला मेटल समझ लो ऐसे, इसके बाद तो आपका कोई मेटल बचता ही नहीं है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हो। अब प्लूटोनियम की अगर हम बात करते हैं ना, तो प्लूटोनियम का जो मेन यूज है, इसका यूज किया जाता है न्यूक्लियर फिजन बॉम्ब्स में। किसमें यूज किया जाता है? न्यूक्लियर फिजन बॉम्ब्स में। और अगर आपको याद हो, अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करते हैं, तो आपका दो जगह गिरे थे। एक गिरा था हिरोशिमा में, एक गिरा था नागासाकी में। कहाँ गिरा था? एक हिरोशिमा में, दूसरा आपका गिरा था नागासाकी में। कहाँ पर है ये दोनों जगह? जापान में है। और यूएसए ने इसके ऊपर बॉम्ब गिराए थे। तो हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिरा, क्या हुआ भाई? हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिरा, उसमें तो था आपका यूरेनियम 235, ध्यान देना। और जो आपका नागासाकी पे बॉम्ब गिरा था, उसमें था प्लूटोनियम, ठीक है। प्लूटोनियम का ही यहाँ पे होता है 239, ठीक है ना। क्या होता है? 239 आइसोटोप होता है प्लूटोनियम का, वो गिराया गया था। तो याद रखना। अच्छा, अब चलो इन दोनों बॉम्ब के नाम तो बता दो। हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिरा उसका नाम क्या था? नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरा उसका नाम क्या था? चलो बताओ फटाफट से। तो भाई जो प्लूटोनियम वाला था ना, उसका नाम था यहाँ पे फैटमैन, ठीक है ना। प्लूटोनियम वाले का नाम क्या था? फैटमैन था। और ये जो आपका यूरेनियम वाला बॉम्ब था, इसका नाम था लिटिल बॉय। तो अब याद रखोगे। अब देखो, केमिस्ट्री से कितनी सारी चीजें हैं। ये आपका पूरा का पूरा रिलेशन तो इसका केमिस्ट्री से ही है ना। तो अब याद रखना, हिरोशिमा पे गिरा था यूरेनियम 235 वाला बॉम्ब, नागासाकी पे प्लूटोनियम 239 वाला बॉम्ब। नाम क्या था? प्लूटोनियम आपका फैटमैन, और जो आपका यूरेनियम वाला था उसका नाम था लिटिल बॉय। क्लियर है? तो ये बात हो गई। इससे ज्यादा क्वेश्चन तो आपका कभी भी पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। चलो अब थोड़े से आप मिसलेनियस पॉइंट नोट डाउन करो, जो कि अलग अलग आपके पूछे गए हैं। क्या हम यूज करने वाले हैं? मिसलेनियस वर्ड लिख लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पर आपका एक मेटल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक मेटल, ठीक है। ध्यान देना, क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक मेटल के नाम से कौन सा मेटल जाना जाता है? तो ये होता है आपका टाइटेनियम, ठीक है। क्या होता है? टाइटेनियम होता है। टाइटेनियम का चलो वो बताओ, सिंबल क्या होता है? टीआई होता है। इसका एटॉमिक नंबर किसी को याद है तो जरा फटाफट से बताओ मुझे, ठीक है ना। चलिए, अब सेकंड नंबर पे आते हैं। आपका एक और यहाँ पे फैक्ट होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है ना, जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ये आई थिंक सभी को पता होगा। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, जिसका केमिकल सिंबल डब्ल्यू होता है। आई थिंक ये मैंने आपको बता भी दिया है, पहले बताया हुआ था स्टार्टिंग में। ये इससे एक क्वेश्चन बना था आई थिंक आपके पेपर में, है ना। चलिए, और एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो टंगस्टन है इंडिया में कहाँ मिलता है। तो यहाँ पे इंडिया में डेगाना माइंस है, ठीक है। क्या है? डेगाना माइंस। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। तो यहीं से जो है आपका पूरा टंगस्टन हम निकाल रहे होते हैं और इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलो, फिर यहाँ पर अगर मैं आपसे थर्ड क्वेश्चन की बात करूं जो बनता है, वेट अ सेकंड, कलर को एक बार चेंज करते हैं और रेड कलम पे आते हैं। देखो, थर्ड नंबर पे आपका हो जाता है यहाँ पे एक मोजाइक गोल्ड, ठीक है ना। क्या होता है? मोजाइक गोल्ड होता है। ये किसका दूसरा नाम है? तो ये बोला जाता है आपका स्टेनस सल्फाइड को, ठीक है। क्या बोला जाता है? स्टेनस सल्फाइड का ये दूसरा नाम है, सल्फाइड, ठीक है। अच्छा, इसका क्या केमिकल सिंबल होता है? क्या केमिकल फॉर्मूला होता है? तो SnS2, ठीक है। क्या होता है? ये आपका मोजाइक गोल्ड होता है। अच्छा, मोजाइक गोल्ड इसका हम यूज किसमें करते हैं? तो पेंट वगैरह करने के लिए कर रहे होते हैं इसका यूज। खैर, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है कि जो नाइक्रोम है, ठीक है ना, एक अलॉय होता है नाइक्रोम। ये बहुत बार पूछा गया है पेपर में, नाइक्रोम, ध्यान देना। ये जो नाइक्रोम है ये क्या होता है? एक टाइप का अलॉय होता है। और ये किस किस मेटल का अलॉय होता है? तो ध्यान देना, इसमें निकल होता है, क्रोमियम होता है और आयरन होता है। निकल होता है, क्रोमियम होता है और आयरन होता है, ठीक है। ये तीनों चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। और जो आपका हीटर वगैरह की कॉइल होती है ना, हीटर की कॉइल वगैरह, तो वो आपकी नाइक्रोम वायर से ही बनती है, ठीक है।
अगले वाले क्वेश्चन, अगले वाला जो आपका एक फैक्ट है उस पे आते हैं 5th नंबर के। एक एलॉय होता है आपका ब्रिटानिका। अच्छा ये मैं आपको बता चुका हूँ क्या, ब्रिटानिया, ब्रिटानिया वाली ओर के बारे में, सॉरी ब्रिटानिया वाली एलॉय के बारे में। तो इसमें एंटीमनी होता है, कॉपर होता है, टिन होता है, ठीक है। फिर 6th नंबर पे आते हैं, आपका एक मेटल होता है, एक टाइप की अलॉय होती है जिसे बोला जाता है बैबेट मेटल, ठीक है। क्या बोलते हैं, बैबेट मेटल बोलते हैं। इसमें आपका क्या क्या होता है, तो टिन होता है, एंटीमनी होता है, कॉपर होता है, ठीक है। अच्छा चलो सिंबल बताओ इनके क्या क्या है, ठीक है ना। अच्छा परसेंटेज का फर्क होता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका ऐसे परसेंटेज वाइज पूछा ही नहीं गया, तो छोड़ो। बस ये ध्यान में रखो, टिन, एंटीमनी और कॉपर होता है, तो ये आपका एक बैबेट मेटल भी होता है, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे ना तो उसमें कि व्हाट इज द एलॉय ऑफ टिन, एंटीमनी एंड कॉपर, तो उसमें दोनों ऑप्शन डाल के नहीं देंगे, या तो बैबेट देंगे या फिर आपका ऊपर वाला देंगे, ठीक है। चलिए ये चीज हो गई। और फिर आपका दूसरे वाले एक फैक्ट पे आते हैं। एक मेटल होता है कैडमियम, ठीक है। क्या होता है कैडमियम, आपने देखा भी होगा। तो कैडमियम का जो यूज है वो हम इलेक्ट्रॉनिक, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वाली प्रोडक्ट होते हैं उसमें करते हैं, लेकिन ये आपका 2004 से यूरोपियन यूनियन जो है उसने बैन कर रखा है। तो यूरोपियन यूनियन में कैडमियम का यूज नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने में। बाकी ये फैक्ट अगर आपका पूछ लिया जाए तो एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन ने इसको बैन कर रखा है। क्लियर है। चलिए, तो ये तो हो गए सारे के सारे क्वेश्चंस, इससे ज्यादा तो अब आपका कहीं नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये तो गारंटी है, अब इतना आप याद कर लो। और बाकी हाँ एक चीज और, यहाँ पे एक आपका मेटल होता है फ्रांसियम। क्या होता है, फ्रांसियम मेटल होता है। और ये जो फ्रांसियम मेटल है ना, ये आपका एक लिक्विड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है ये आपका लिक्विड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्या मेटल है, लिक्विड रेडियो एक्टिव मेटल है ये, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फ्रांसियम हो गया। तो इतने अगर आप यहाँ पे चीजें कवर कर लेते हो तो मेटल्स है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका मुझसे आप लिख के ले लो, पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत सारा पढ़ लिया मेटल, आपका पीरियोडिक टेबल में इतना जो पार्ट है ना ये समझ लो पूरा फिनिश, ठीक है। ये जो पार्ट है आपका पूरा फिनिश हो गया है। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आज तक पूछे गए हैं, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे देना इसके बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आने वाले, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो नॉन मेटल की बात करते हैं। सबसे पहले नॉन मेटल से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। इसमें बस आपका कार्बन, पोटेशियम हो गया, इनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कैटिनेशन की प्रॉपर्टी हो गई है ना। तो इस टाइप के थोड़े से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑक्साइड्स होगा, जैसे कि फॉस्फोरस पेंटोक्साइड हुआ, और नाइट्रिक एसिड हो गया, नाइट्रोजन के एसिड वगैरह बनते हैं, है ना। तो बस इनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। और आपका आपने देखा कार्बन के एलोट्रोप से तो भर भर के क्वेश्चन आपके डीएफसीसीएल के पेपर में आई थिंक एक दो बार पूछ लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस ये वाले बनते हैं, तो हम इनको भी निपटा लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले मैं ये बोल रहा था, देखो कितने नॉन मेटल हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में। वन ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये आपके तीन कहाँ, एक सेकंड, 19 ये हो गया। देन आपका हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर के आपके यहाँ पे हो गए कितने, 20 नॉन मेटल। अब आपसे यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि 17 होते हैं, कुछ लोग बोलेंगे 22 होते हैं। तो ये गूगल का ज्ञान साइड में रख के यहाँ पे आप देख लो टोटल कितने नॉन नॉन मेटल कितने दिख रहे हैं यहाँ पे आपको इस पीरियोडिक टेबल में। 21 दिख रहे हैं ना, और यही आपकी पीरियोडिक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी, सॉरी 20 दिख रहे हैं ना टोटल, तो यही पीरियोडिक टेबल दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। तो यही डेटा याद रखना है। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या। चलो ये चीज हो गई आपको। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहला तो नॉन मेटल से, कि कितने कहाँ चला गया यार, काफी ज्यादा लिखवा दिया क्या आज मैंने। देखो कितने आपके नॉन मेटल होते हैं। अरे भाई देखो कितने नॉन मेटल होते हैं आपके टोटल। तो भाई टोटल होते हैं अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन देखो ऐसा होगा, नॉन मेटल कितने हैं पीरियोडिक टेबल में एज ऑफ नाउ। तो टोटल 20 आपके नॉन मेटल प्रेजेंट हैं। अरे बोलो हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें देखो नॉन मेटल में क्या चीजें यहाँ पे पढ़नी है। अच्छा आप लोग ये सोच रहे होगे सर अब तो नॉन मेटल शुरू करवा दिया, तो नॉन मेटल में इतना कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से एक लेक्चर लगेगा ये वाला, और फिर एक लेक्चर नेक्स्ट वाला, बस ठीक है। फिर आपका पूरी पीरियोडिक टेबल फिनिश हो जाएगी, जिसमें कि आपका मेटल और मेटालाइट दोनों ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा कुछ इससे क्वेश्चंस आते नहीं है, जो आते हैं बस वही हमें करने हैं। अरे बोलो हाँ, क्लियर। तो ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। और आपका केमिस्ट्री अभी फिनिश हो जाएगा, बस नेक्स्ट वाली क्लास में केमिस्ट्री फिनिश। तो अब मुझे ये बताओ, बायोलॉजी में आप क्या करना चाह रहे हो। बायोलॉजी में पूरी थ्योरी पढ़ोगे क्या, जो जो मतलब जैसे जो क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आप क्या करना चाह रहे हो बायोलॉजी में, या फिर आपको क्वेश्चंस कराए जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधे सीधे। और एक तो मुझे आपको अराउंड 480 क्वेश्चंस प्लस का सेट कराना है, जो कि आपके क्वेश्चंस अभी एनटीपीसी में पूछे गए हैं फेज 6 तक, ठीक है ना। 6 फेज तक आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक्चुअल के, वो मुझे भी कराने हैं। ये वाले इनको मैं विथ डिटेल कराऊंगा, जिससे कि आपको अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखो यही है। अभी हुआ क्या कि रेलवे का एक पेपर हुआ था,
क्या बोलते हैं, कुछ टेक्नीशियन वाला एग्जाम हुआ था यार, वो आइसोलेटेड कैटेगरीज का है ना। आइसोलेटेड कैटेगरीज में जो क्वेश्चन पूछे गए उसके 50% क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एनटीपीसी में, ठीक है। तो रिपीट जो है टीसीएस करती रहती है, बेचारे कहाँ से इतने क्वेश्चंस लेके आएंगे। आई थिंक एनटीपीसी में ही आपके 120 प्लस शिफ्ट हो चुकी हैं, तो ये चीज़ है। बाकी ये क्वेश्चंस करेंगे, मुझे एक बार बताना बायोलॉजी कैसे करने का मन है, क्योंकि नेक्स्ट वाला हम बायोलॉजी उठा रहे होंगे। खैर, नॉन मेटल में सबसे पहले आपका आता है कार्बन। कार्बन के बारे में सबको सब बातें पता ही होंगी। इसका जो एटॉमिक नंबर है 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, और ये आपका पी ब्लॉक में होता है पीरियोडिक टेबल के। ये इसके बारे में सारी बातें ध्यान में रखना, ठीक है ना। पी ब्लॉक में होता है, ग्रुप नंबर इसका 14 होता है। और क्या होता है भाई, पीरियड है ना। बताओ चलो, पीरियड कौन सा होता है, तो पीरियड होता है इसका सेकंड। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब कार्बन पे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आओ भाई। यहाँ पे आते हैं, देखो कार्बन के जो है आपके दो आइसोटोप होते हैं। क्या होते हैं, टू आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के। कौन कौन से, एक होता है कार्बन 615, ठीक है ना। फिर एक होता है कार्बन 616, तो एक होता है 15, एक होता है 16। ये दो क्या है, आइसोटोप्स हैं। और ये जो आपका 14, ये तो दो हो गए, हाँ। तीसरा और होता है 614 करके, ये वाला जो है आपका रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है ये कार्बन का। अरे बोलो, क्लियर हो गया क्या। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, एक आपकी प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, अगर आपका कार्बन से क्वेश्चन पूछा जाना है तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, ठीक है ना। क्या बोला जाता है इसको, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। होता क्या है कि जैसे आपका यहाँ पे अपने पास दो नॉन मेटल हैं, एक तो आपका नॉन मेटल कार्बन हो गया, दूसरा है आपका मेटालॉइड सिलिकॉन, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कौन से दो एलिमेंट फॉलो करते हैं, तो एक आपका कार्बन है, दूसरा आपका सिलिकॉन है। होता क्या है कि ये जो आपका सिलिकॉन और कार्बन है, इनके पास में 4 इलेक्ट्रॉन खाली रहते हैं, ठीक है ना। अगर आप कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या हो जाएगी, 2,4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन खाली होने की वजह से ये क्या करता है, कार्बन खुद से ही खुद के साथ में क्या बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना। क्या बना लेता है, खुद अपने साथ में कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेता है। तो इससे होता क्या है कि अपने आप में जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। तो खुद से ही खुद में जुड़ने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे बोला जाता है कैटिनेशन। ऐसा ही आपका सिलिकॉन के साथ होता है। तो होता क्या है नेचर में, जैसे कार्बन खुद से खुद को ज्वाइन करता जा रहा है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के क्या बन जाते हैं, आपके एलिमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है ना। अलग अलग आपके यहाँ पे एलोट्रोप्स बन जाते हैं। अब समझ में आया, जो एलोट्रोप्स होते हैं वो किस वजह से बनते हैं, जब आपका सेम एलिमेंट जो है अलग अलग टाइप से कंबाइन होके अलग अलग यहाँ पे प्रॉपर्टीज के साथ में कंपाउंड्स को बना ले, तो उसे बोला जाता है एलोट्रोप्स, ठीक है ना। क्या बोला जाता है उनको, एलोट्रोप्स। तो अब हमें पढ़ना है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे मेनली तो 3 एलोट्रोप्स होते हैं, लेकिन रिसेंटली आपका एक चौथा भी फाउंड किया गया है, जिसको क्या बोला जाता है, ग्रेफीन। क्या बोला जाता है, ग्रेफीन जो है आपका रिसेंटली फाउंड है। वैसे आपका क्या क्या हो जाता है, ग्रेफाइट हो जाता है, डायमंड हो जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट हुआ, डायमंड हुआ, और आपका क्या हो जाता है, फुलरीन, ठीक है ना। क्या होता है आपका एक फुलरीन, और ये जो ग्रेफीन है ये रिसेंटली आपका फाउंड किया गया है। ये 4 हो गए। अच्छा, ये तो आपके ऐसे हो गए जो कि आपके इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है ना। फिर इसके अलावा आपका जैसे चारकोल हो गया, कोल हो गया, इस ये जैसे आपका क्या हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया। तो ये भी क्या है, एक तरीके से एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन ही है, यानी कि कार्बन की फॉर्म होती है इनमें, लेकिन ये जो है आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। अब जरा समझते हैं इनके बारे में। सबसे पहले मैं आपका डायमंड उठा लेता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपने देखा होगा तो प्रीवियस ईयर में आई थिंक आपका बना हुआ है, फुलरीन से क्वेश्चन बना है या किसी से बना है, मैंने आपको डिस्कस कराया था। चलो खैर, डायमंड की बात कर रहे हैं। तो डायमंड जो होता है ना, ये आपका डायमंड, ठीक है। डायमंड जो होता है आपका ये कार्बन से मिलके बनता है, यानी कि कार्बन ही मिलके डायमंड बना रहा होता है। अब इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये जो है आपका कलरलेस होता है, ठीक है। क्या होता है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है, ट्रांसपेरेंट सॉलिड। लेकिन यहाँ पर मैं बात किसकी कर रहा हूँ, डायमंड कैसा होना चाहिए आपका, प्योर, ठीक है। प्योर डायमंड जो होता है वो कलरलेस होता है। दूसरी बात, ये जो डायमंड होता है ना, इसमें आप इतना ज्यादा चमक देख रहे होते हो, या फिर जो भी होता है ना, डायमंड में चमक आती कैसे है, तो वो चमक ना उसकी शेप से आती है। आप जैसी शेप में उसको काट रहे हो ना, उससे आती है, क्योंकि आपका डायमंड के अंदर एक प्रोसेस फॉलो होती है, इसको नोट डाउन कर लेना, जिसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये टर्म तो है आपका फिजिक्स का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे बोला जाता है TIR।
इसमें होता क्या है, बेसिकली हमने डायमंड को ऐसी शेप में काट दिया, ठीक है। अब इसमें लाइट एक तरफ से एंटर करी, सनलाइट। अब जैसे ही लाइट एंटर करी तो वो बाहर ही नहीं निकल पाती, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट कर रही है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से अंदर रिफ्लेक्ट करती जा रही है। तो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, और जो इसका एंगल रहता है वो काफी कम रहता है, तो इसलिए इसको, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? अब आपने कोहिनूर हीरे का नाम सुना होगा, ये ना अलग अलग कैरेट का होता है डायमंड भी। तो आपने कोहिनूर हीरे का नाम सुना होगा, किसका? कोहिनूर। तो ये जो कोहिनूर डायमंड है ना, ये कितने कैरेट का है? 186 कैरेट का है, ठीक है। और जो आपका एक कैरेट का मतलब क्या होता है डायमंड में, ये 200 mg के इक्वल होता है, ठीक है। 1 कैरेट इक्वल्स टू कितना? 200 mg, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात हो गई। अब बाकी यहाँ पे डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ है आपका डायमंड, क्लियर है क्या? चलिए, और डायमंड जो है बहुत ज्यादा पॉइजनस भी होता है, ठीक है। अगर डायमंड खा लिया तो फिर मृत्यु निश्चित है। चलिए, ये पॉइजनस होता है। इसके बाद एक चीज और नोट डाउन करना, ये जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है डायमंड आपका? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें जो चार आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, वो आपस में जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे कोई खाली इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी पास नहीं हो पाती है, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखना, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो है, ये मैंने क्या लिखा? इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो हीट है वो पास हो सकती है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है कि नहीं है, तो नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि हीट का कंडक्टर है क्या डायमंड, तो बोलना हाँ भाई, हीट का कंडक्टर है। क्लियर है? कभी कंफ्यूज तो नहीं हो गए? हाँ, चलो। अब यहाँ पर आपका और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे? हाँ, एक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे पहला आर्टिफिशियल डायमंड है, सबसे पहला जो आर्टिफिशियल डायमंड है, ये किसने यहाँ पर बनाया था? तो सबसे फर्स्ट, ध्यान देना, सबसे फर्स्ट आर्टिफिशियल डायमंड बनाया था मोइसान ने, ठीक है। किसने बनाया था? मोइसान ने बनाया था। कौन से ईयर में बनाया था? 1893 में बनाया था। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे डायमंड से ये भी अराइज होता है कि अगर हमारे पास प्योर डायमंड है और हमारे पास आर्टिफिशियल डायमंड है, तो हम पहचानेंगे कैसे इन दोनों के बीच में? तो ये आपका एक्सरे से पहचाना जा सकता है, ठीक है ना। किससे? एक्सरे से हम इसको पहचान सकते हैं। बाकी तो बस यही बातें हैं डायमंड की, और इसको यूज करते हैं हम डायमंड का, अगर आपको पता हो, ग्लास वगैरह की कटिंग के लिए। और अगर डायमंड को काटना है तो उसके लिए भी हम डायमंड का ही यूज करते हैं, ज्यादा कैरेट वाले डायमंड को, ठीक है। तो ये बातें हो गई डायमंड के बारे में, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका डायमंड से नहीं आएगा। बाकी तो आई थिंक आपको बाकी सारी चीजें तो पता ही होंगी, है ना। चलो, ये बातें हो गई डायमंड की। और अब आता है आपका यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या? तो ग्रेफाइट, है ना। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे ग्रेफाइट, ठीक है। क्या हो जाता है? ग्रेफाइट। अच्छा, अब ये जो ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट आपका होता है, एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन खाली रहते हैं ना आउटर मोस्ट शेल में। तो ग्रेफाइट जो बनता है ये 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो आपके बॉन्ड में यूज हो जाते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ क्या पड़ा रहता है? लूज पड़ा रहता है। ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा? वो घूमता रहता है पूरे के पूरे लटाइस में, बेसिकली जो है आपका ग्रेफाइट में। तो इससे हुआ क्या? जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, ध्यान देना, जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, मैंने आपको बताया डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास नहीं हो पाती है, क्योंकि डायमंड में मैंने आपको बोला चारों इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो है एक इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है, अब ये खुल्लम खुल्ला घूम रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? इसको पकड़ती है एक साइड से और दूसरे साइड जाके पहुंच जाती है ना। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि ग्रेफाइट आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगी, ठीक है। क्या कर पाएगी? कंडक्ट कर पाएगी इलेक्ट्रिसिटी को। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगी, तो बोलना हाँ, कर पाएगी। क्या बोलोगे? बोलो हाँ, ठीक है ना। चलो, ये चीज हो गई। तो इसके बाद में आपका क्या पूछा जाता है? देखो, इसका यूज हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें एज अ मॉडरेटर भी करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? एज अ मॉडरेटर इसका यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है, नोट डाउन कर लो। और अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे क्या हम ग्रेफाइट को डायमंड में चेंज कर सकते हैं, तो बोलना हाँ, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाई स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अगर हम इसको बहुत ज्यादा हीट कराएंगे एक्यूरेट कंडीशंस के अंदर, तो ये आपका डायमंड में चेंज हो सकता है। लेकिन डायमंड आपका ग्रेफाइट में चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे क्या क्वेश्चन पूछे, ग्रेफाइट को आप ग्रेफाइट टू डायमंड, ग्रेफाइट टू डायमंड पॉसिबल है? ग्रेफाइट टू डायमंड पॉसिबल है, डायमंड टू ग्रेफाइट पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। नोट डाउन कर लेना अपने लैंग्वेज में। और इसके साथ आपका एक चीज और ध्यान में रखना, जो आपकी ग्रेफाइट होती है इसको ब्लैक लेड भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? ब्लैक लेड।
तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे ब्लैक लेड हम किसको जानते हैं ब्लैक लेड के नाम से, तो ये जाना जाता है आपका ग्रेफाइट को। अरे बोलो क्लियर है क्या? देन आपका एक चीज और, जो पेंसिल्स होती है ना, हमारी पेंसिल्स होती हैं, पेंसिल की जो लेड होती है, लेड पेंसिल्स की जो लेड होती है ना, उसमें भी आपका ग्रेफाइट यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? ग्रेफाइट यूज किया जाता है, उसमें लेड यूज नहीं किया जाता, ठीक है। बोलते हैं उसको लेड पेंसिल, नाम होता है लेड पेंसिल, ठीक है ना, लेकिन उसमें करते यूज ग्रेफाइट का ही, ठीक है ना। ये चीज थोड़ा सा याद रखना। और बस इस सेशन को आज यहीं पर रखते हैं। बाकी आपका जो ग्रेफीन बचा हुआ है, बकमिंस्टर फुल्लेरीन, वो तो 1-2 मिनट की बातें हैं। वो करने के बाद में आपको कल जो है नॉन मेटल फिनिश हो जाएगी। नॉन मेटल क्या, कल आपका मेटलाइट भी फिनिश हो जाएगा, पूरी पीरियोडिक टेबल फिनिश हो जाएगी। तो केमिस्ट्री कल आपकी फिनिश कहो तो इसके बाद में आपको रिएक्शंस और करवा दूंगा। रिएक्शंस काफी पूछी जाती है 9th-10th वाली, वो करवा के हम इसको फिनिश कर सकते हैं। और हाँ, रिएक्शंस के अलावा कुछ और 2-4 बातें हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में आपकी क्या क्या ब्रांचेस होती हैं। एक तो ब्रांचेस वाला क्वेश्चन हो गया, सीधा थ्योरी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। और एक हो गया आपका और भी कुछ यहाँ पे कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए, 1-2 के, वो और एक्स्ट्रा बच रहे हैं, वो भी करा दूंगा। कल वाली क्लास में ही फिनिश करेंगे इसको, फिर आपका ये सब हो जाएगा कल वाली क्लास में, मेटल, मेटलाइड एंड नॉन मेटल, फिर आपका रिएक्शंस, ठीक है। तो ये 1-2 क्लास में आपकी केमिस्ट्री लमसम पूरी अराउंड फिनिश हो जाएगी। देन हम बायोलॉजी पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिफाइड है सारी की सारी चीजें। अब सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।